ये है रोजगार क्रांति की आवाज़। रोजगार, रोजगार, सिर्फ रोजगार। मतलब हम कहें कि 45 साल का विधायक ये कहे 45 साल बाद कि अभी तो बन जाए, तो उसका क्या मतलब है? तो अभी वही चल रहा है प्रक्रिया कि और जो कोटला वाला रोड है सर, धामपट्टू, यदि उसको धामपट्टू वन कहें या तो इसको धामपट्टू कहें, तो लोग कोई इसको कहता है, कोई उसको कहता है। तो कोटला वाला आज तक जो बना हुआ रोड है वो केवल उसको एकदम टूट के एकदम खत्म हुआ है। अरे वो तो मसूद साहब के जमाने में बना था, आज तक नहीं बन पाया। फिर उसको तो इन विधायकों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या सर? और ये पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं, ऐसे विधायकों को क्यों टिकट बार बार देते हैं जो मतलब काम ही नहीं ज़मीन पर करते? ये पार्टियों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं? आप आज एक जनता के रूप में, एक बुद्धिजीवी जनता के रूप में। एकदम होनी चाहिए, लेकिन भाई ये दुर्गा रमाकांत से अपेक्षा करना घोर अपराध हो जाएगा। अच्छा अच्छा भूल अच्छा जाइए। अच्छा अच्छा। भैया तो हमारे कौन नेता है कि चुनाव देखिए, आप जनता जनार्दन है कि चुनने के बाद तो सरकार होती है, लेकिन चुनने से पहले की सरकार का नाम जनता जनार्दन है। यानी देश दो सरकारों से चलता है, एक वो जो सरकार चुनता है और एक वो जो चुन जाता है। तो सर, हमारा आज का आपसे क्वेश्चन है, ये हमारी इस मुलाकात में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और चूँकि आप जान रहे हैं कि आज की 10 साल की जो पॉलिटिकल का सिनेरियो है उसमें बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है। और उसके बाद जो शिक्षा का हालत हुआ, उसके बाद शिक्षित भी अशिक्षित हो गए। इन सारी परिस्थितियों के अंदर जब एक भगवाधारी सरकार सत्ता में है और लगातार 10 सालों से दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों में है, उसके बावजूद भी बेरोज़गारी अपने जो चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तो उसका समाधान जो हम लोगों को एक आम जनता के तौर पर दिखाई दिया। तो हाँ, अवंतिकापुर जो धाम है वहाँ की जनता भी सोचती है और जो भी बुद्धिजीवी समाज है वो सोचता है। इस पर हमने कई बार वीडियो बनाई है। तो वो अवंतिकापुर धाम की जो कंडीशन है, दोनों तरफ से उधर चक्रपाणपुर रोड जाता है, इधर से 4 लेन प्लस 6 लेन हो गया, बगल में एयरपोर्ट हो गया। तो यदि उसको अवंतिकापुर धाम को अवंतिकापुर कॉरिडोर के रूप में यदि कन्वर्ट किया जाता है, तो हमारा कहना है कि 50,000 से 5 लाख लोगों को परमानेंट रोजगार मिल जाएगा। हाँ, पर्यटन की जगह मिल जाए। हाँ, और उस पर्यटन को फिर सर्किल रोड से जोड़ दिया जाए, जो 10 धाम है और बहुत ही मानिंद धाम है आजमगढ़ के। उन 10 धामों के लिए एक सर्किल रोड बना दिया जाए और उसके लोकल ट्रेन की व्यवस्था कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ अरबों रुपये तो जो है खाली रेवेन्यू का जनरेशन हो जाएगी सरकार को। सिविल बार में वकील हैं हरि यादव एडवोकेट। हम सिविल का काम देखते हैं और सिधारी पर हमारा मकान है। ठीक है। और गांव में मैनीपुर गांव के रहने वाले हैं। मैनीपुर गांव के। ये कहाँ पे पड़ता है सर? ये है सिंहपुर के आगे या पहले? सिंहपुर तो गए हैं हम। सिंहपुर से आगे जाएंगे तो गुरैठा है। गुरैठा, हाँ देखे हैं। बस गुरैठा सरादी गांव है। अच्छा भाई। अच्छा, मैनपुरी। मैनपुर क्या है? मैनीपुर। मैनीपुर। तो वकील साहब, आप ये बताएं कि अवंतिकापुर कॉरिडोर से जो रोज़गार के रिगार्डिंग जो मुद्दा है कि मतलब रोज़गार मिलेगा 50,000 से 5 लाख लोगों को, तो एक परमानेंट रोज़गार होगा और उसके आगे की पीढ़ियां उसी पर आश्रित होकर के आगे बढ़ सकती हैं, तो क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? 100% हम सहमत हैं। हाँ। लेकिन लोकतंत्र में राजा नेता होता है, उसमें विधायक, मंत्री, मिनिस्टर जो लोग भी संबंधित हैं, हाँ, ये लोग उस पर ध्यान दें। तो हम समझते हैं कि आजमगढ़ का विकास, बेरोजगारी अवंतिकापुरी के माध्यम से पर्यटन स्थल बन करके पूरा हो सकता है। बहुत कुछ कम किया जा सकता है उस भार को। हाँ, बहुत कुछ कम किया जा सकता है, क्योंकि वहीं बगल में पलना भी है ना। हाँ। भगवती बाई का धाम है, तो उसको जोड़ दिया तो जाए। वही है, जैसे 10 धाम कुल माने गए हैं, तो उन 10 धामों का एक सर्किल रोड बना दिया जाए, तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। इसमें सरकार को भी रेवेन्यू बढ़ेगी अपनी, लोकल ट्रेन चला दे, लोकल डिस्ट्रिक्ट सेंटर को जैसे मऊ है, गाजीपुर है, बलिया है, इनको जोड़ दे, लिंकिंग रोड डेवलप कर दे, उनके 10 धामों को भी
एक नोटिफिकेशन दे, तो उनका भी एसोसिएट मतलब जो डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे आप मेट्रो बनी है लखनऊ में, अब वो सीधे कानपुर तक पहुंच रही है, आजमगढ़ तक टच कर रही है, तो वो कल आजमगढ़ में भी दौड़ने लग सकती है। तो आप वो मत करो, कम से कम लोकल ट्रेन चलवा देना। अब आप देखिए, वाराणसी से एक ट्रेन पास हुई, लोकल ट्रेन पास हुई है कि वो जो है पहले लालगंज होते हुए आ रही थी, अच्छा। लेकिन निरहू भाई ने उनको जो है लालगंज का एरिया काट करते हुए बिंद्रा बाजार होते हुए सीधे न जाने कहाँ से, और ये आजमगढ़ होते हुए रानीसराय होते हुए आजमगढ़ आ रही है। उसमें लालगंज एरिया को थोड़ा सा जम कर दिया गया, तो लालगंज वाले काफ़ी विरोध किए। पहले वाले प्लान में लालगंज भी था, लेकिन बाद में रोड मैपिंग जो पहले बाद में फिर बनाई गई है, तो उसमें जो है तो जो ट्रेन वहाँ से वो आई है, उसी को ट्रेन को यहाँ के लोकल सर्किल ट्रेन में भी कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। जब वो बन सकती है तो ये क्यों नहीं? देखिए, जो आपकी सोच है ना, आज नहीं, अभी समय लगेगा, लेकिन ये मानना पड़ेगा ना, हाँ? ये मानना पड़ेगा लोगों को। हाँ। कोई भी सरकार आएगी तो अब इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं जा सकती। ये 2027 में सरकार बनानी है, तो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? आजमगढ़ स्वीकार करते हैं कि यदि आजमगढ़ के भविष्य को वास्तव में राजनीति को ज़मीनी स्तर पर करना है, तो अब आजमगढ़ के लोगों को सचमुच रोजगार देने और वास्तविक विकास करने पर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा पार्टियों को। इस तरह के प्रोजेक्ट पर विधायक और सांसद और सरकार ये तीनों मिलके करें, तो शायद आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा समाधान का माध्यम जब भगवा सरकार है, तो हमारा मानना था भगवा सरकार के रूप में ये हमारे विधायक जो सांसद बने थे निरहू बाबा, जो आजकल सुनने में आ रहा है कि बच्चे पैदा मत करो, रोजगार अपने आप खत्म हो जाएगा रिक्वायरमेंट। तो यानी बच्चे पैदा करना और ना करना बेरोजगारी और रोजगार का विषय बन गया है हमारे निरहू भैया के लिए, तो उस पर भी थोड़ा आप प्रकाश डालिएगा। इन लोगों का काम ये सब नहीं है। अच्छा ये लोग गिट्टी पत्थर खुद खाते हैं। अच्छा बनवाए के खाते हैं। अच्छा। ये लोग अरे बाप रे बाप, ये क्या कह रहे हैं? ये सब जो काम जनपद में दिखाई दे रहा है, ये सब इन लोगों के बस की चीज़ नहीं थी। या केवल और केवल मुलायम। हाँ, नेताजी कर सकते थे, वो जो रहे नहीं। अब अखिलेश जी उतना जमीन पर उतरना नहीं चाहते। नमस्कार मित्रों, BBS न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि हम जहां बात कर रहे थे, वास्तव में वो आजमगढ़ के एक विशेष समाजवादी डेवलपमेंट का एक मीनार भी है, जिसे कहते हैं आजमगढ़ रोडवेज। तो आजमगढ़ रोडवेज की एक छोटी सी झलक आपके सामने, ये सामने जो एक छोटी सी ये दिख रहा है, ये गोल्डन फॉर्च्यून होटल है, जिसकी टॉप पोर्च दिख रहा है। यानी एक तरफ रोडवे ठीक सटा हुआ गोल्डन फॉर्च्यून और उससे तमाम होटल्स मैनेजमेंट की सुविधाएं हैं, जिससे आम आदमी आए, रुके, ठहरे और अपने मिशन को प्राप्त करे। इसी को देखते हुए कुछ राजनीतिक क्वेश्चन, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उनका व्यवहारिक ज़मीनी स्तर पर क्या विचार है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए भैया क्या कहते हैं। सर जी नमस्कार, क्या कर रहे हैं सर? यदि आज आपके जो चुनावी माहौल चल रहा है, इस पर कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं क्या कहना चाहेंगे? आपके दिल में क्या है, किस पर वोट होना चाहिए? जो अच्छा काम करे और जिनका रोजगार सुचारू रूप से सभी समाज तक पहुंच सके, हर वर्ग तक पहुंच सके, वही समाज। आपका शुभ नाम सर? आजमगढ़ से ही है जी। कहाँ से? जुमनाथ से। रानीसराय ब्लॉक। रानीसराय ब्लॉक से, वेरी गुड। तो आपको रोजगार, हम ही आप नाम ले लेते हैं, रोजगार, शिक्षा, निःशुल्क न्याय, निःशुल्क स्वास्थ्य, ये चाहिए या महंगा स्वास्थ्य, महंगी शिक्षा, प्राइवेट एजुकेशन, या अच्छा ये बताइए, कोई महंगा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये लेगा? नहीं ना, नहीं। बिल्कुल। तो अब आप वोट किसको देंगे? निश्चित रूप से आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क जो है रोजगार और निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था यदि हो जाए तो शायद इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा, है ना? तो यानी ये सरकारों को ये तो समझना ही होगा कि जो आम आदमी से जुड़ी हुई बेसिक आवश्यकताएं हैं, यदि उनके परिवार के अंदर रोटी चाहिए तो रोटी के लिए सिर्फ रोजगार ही तो चाहिए। रोजगार दे दो और सारी व्यवस्थाएं तो सुख शांति समृद्धि तो अपने आप आ जाएगी। परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति
हो, हाँ लोगों की जो आवश्यकता है, जैसे सड़क हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, हाँ शिक्षा हुआ, हाँ ये सब सुविधाएं हर समाज, हर न्यूनतम वर्ग- कास्ट पे होनी हर- चाहिए। हर वर्ग तक पहुँचे। हाँ अभी जाकर मझगावा का सड़क देखिए। जाति धर्म और कास्ट के बेस पर नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, जाति धर्म भेदभाव को हटाकर हटा के निष्पक्ष रूप से निष्पक्ष रूप पूरे से, समाज के समान लिए। रूप से सभी लोगों तक हर योजना, हर परियोजना, हर संसाधन पहुँचे। ये है देखिए ग्राउंड लेवल की ट्रुथ, और इसमें कुछ लोग बोलते हैं और अधिकांश लोग चुप रहते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो बोलते हैं वो सबको समझ में आता है। अब देखते हैं, एक मैडम बैठी हैं, वो क्या सोचते हैं अपने रोज़गार के बारे में, शिक्षा के बारे में। मैडम कहीं जा रहे हैं आप? रोज़गार, शिक्षा या आज का जो वोट देना है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने जा रहा है, आप क्या सोचती हैं किस मुद्दे पर वोट देंगे आप, एक युवा होने के नाते? नहीं बोलना चाहेंगे कुछ? आप बोलना चाहेंगे? नहीं? देखते हैं कोई और बोलना चाहता है। देखिए ये आजमगढ़ का रोडवेज है, ये अभी लोग सोए हुए हैं। गार्ड साहब क्या हाल चाल है? महंगाई वंगाई ठीक है? आपसे पूछा है आप वोट किसको दोगे, महंगाई को दोगे, सस्ताई को दोगे? सस्ताई को दोगे? वोट देना हो तो किस बेस पे दोगे? कि महंगाई बढ़ती चली जाए इसलिए आप वोट दोगे? सस्ताई पे दोगे ना। आपको रोज़गार ना मिले या रोज़गार देने वाले पे वोट दो, किसको दोगे? रोज़गार देने वाले को ना। आपके बच्चे का रोज़गार सुनिश्चित करने वाली सरकार ही चाहिए, या आपके बच्चे को भविष्य जो है अशिक्षा में चाहिए, बिना रोज़गार के चाहिए? ये डिसाइड करना होगा ना हम ही लोगों को। तो जब तक रोज़गार पर वोट नहीं पड़ेगा, जब तक सस्ती शिक्षा पर वोट नहीं पड़ेगा, जब तक सस्ती मेडिकल फैसिलिटी पर वोट नहीं पड़ेगा, जब तक सस्ती न्याय व्यवस्था पर वोट नहीं पड़ेगा, तब तक सरकार क्यों सोचेगी? आप वोट इसको दे देते हो जिसका पहले से डिक्लेयर्ड है कि भाई तुम्हें मैं जाति आरक्षण नहीं दूंगा, है ना, जनगणना के आधार पर आरक्षण नहीं दूंगा, तुम्हारी जनसंख्या के आधार पर तुम्हारी भागीदारी नहीं दूंगा। आप वोट उसको देते हो, अपेक्षा करते हो कि आपको भागीदारी मिले। तो क्या ये सही है? यानी गलती तो हमारी है ना। फिर हम वोट किसी और को दे रहे हैं, अपेक्षा किसी और से कर रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। यानी जिससे अपेक्षा करते हो वोट उसी को देना पड़ेगा आपको। तो चलिए, आपके कुछ तो विचार मिले। सर आप कुछ युवा हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे आज की तथाकथित राजनीतिक परिस्थिति पर, चूँकि चुनाव नज़दीक है, तो सर आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे कि वोट यदि आपसे पूछा जाए आप वोट किसे देंगे, आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? मुद्दे बहुत सारे, कौन से मुद्दे बताएं आप? इतने मुद्दे हैं कि वो गिनाए नहीं जा सकते। नहीं वो तो ठीक है सर, क्योंकि जैसे आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रोज़गार है, महंगाई है, शिक्षा है। रोजगार और महंगाई, हाँ, दोनों तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। बड़े मुद्दे हाँ, है ना। हाँ। तो आप अभी क्या आप आज की जो कंडीशन है, इसमें रोज़गार पर्याप्त मात्रा में जो वादा किया था सरकारों ने वो पूरा किया या नहीं किया? वादा किया था, पूरा किया या नहीं किया? रोजगार है ही नहीं, वादा कहाँ से पूरा करें? कोई रोजगार नहीं। रोज़गार है ही नहीं है, यानी वादा 1% नहीं पूरा हुआ, आपके कहने का मतलब। हमने तो ये बल्कि नहीं negative में- वादा भी कर पाएंगे, वो वादा करने लायक है नहीं, वादा क्या करेंगे? ओहो, अच्छा। तो बात अब यहाँ पे आ गई, जब रोज़गार नहीं है तो फिर सुख शांति समृद्धि कहाँ से आएगी? रोटी कपड़ा मकान अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। ये नीड्स पूरी ही नहीं हो रही है। रोटी, जब भाई रोज़गार रहेगा तभी तो रोटी कपड़ा मकान आएगा। पेट भरा रहेगा, हाँ, तब ये फिजूल की चीज़ों पर उसका ध्यान नहीं जाएगा। तभी अच्छी कपड़े की बात करेगा, अच्छे मकान की बात करेगा, अच्छी लग्जरी कार खरीदने की बात करेगा। और जब रोज़गार ही नहीं रहेगा, कार कहाँ से व्यक्ति खरीदेगा खाने के लिए? उसके पास सही नहीं कार कहाँ से? और कहने का मतलब रोज़गार होता तब तो वो सोच सकता था, लेकिन जब रोज़गार ही नहीं है तो रोटी कपड़ा मकान का प्रश्न ही खत्म हो गया। प्रॉपर नीड्स है हमारी, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरा हो ही नहीं रहा है। हाँ। तो अगर जो भौतिक संसाधन उसको कहाँ से पूरा करेगा? ये बात सभी सरकारों को समझ लेना चाहिए। वो जुमले से काम चलेगा या बिना जुमले के काम चलेगा, या जनता उस बात को समझती है या नहीं समझती? आज का युवा वास्तव में समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? ये उनके प्रश्नों और उनके जवाबों में सब कुछ झलक रहा है। भाई साहब आप भी युवा हैं, आपको अपना शुभ नाम बता करके। आजमगढ़ से हैं? आजमगढ़ से हैं? अच्छा सर, आप क्या सोचते हैं
जाति धर्म के आधार पर वोट पड़ना चाहिए या मुद्दों के आधार पर वोट होना चाहिए? युवा जब बड़ा होता है तो उसे पहली बार जिम्मेदारी महसूस होती है कि मुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये शिक्षा का मैटर हुआ। शिक्षित हो गया तो अब मुझे मेरे माँ बाप शादी करने के लिए कह रहे हैं, तो उससे पहले मेरे पास हाथ में रोज़गार होना चाहिए। यह स्वाभाविक है, ये क्रम चलता है, साइकिल है लाइफ की। शादी विवाह बिना रोजगार के तो अब वही वो अगला पड़ाव था कि यदि आपको रोज़गार नहीं मिला तो निश्चित रूप से जो डिग्निटी होती है, जो क्वालिटी ऑफ मैरिज लाइफ होती है, वो तो ख़त्म हो जाएगी वहीं पे। फिर आप जो एक्सपेक्टेशन थे कि मैं फलाना बन जाता, इंस्पेक्टर साहब, दरोगा जी, क्लर्क, चौकीदार, चपरासी, जो कुछ भी, वैकेंसी आएगी, कुछ क्लियर होगा तब तो कुछ बनेगा भाई। तभी तो बनेगा। अब यहाँ चपरासी की पोस्ट के लिए भी जो PhD डिग्री हासिल करने वाले लोग लाइन लगाए हुए बैठे। कर रहा हूँ अभी चपरासी पा नहीं रहा कहाँ गई? और आप ही नहीं गई। सब तो आउटसोर्सिंग हो गई, सब कंपनियों को टेंडर दे दिया उन्होंने, ठीक है। फिर चपरासी की पोस्ट कहाँ रह गई? कहने का मतलब आप संविदा से सहमत नहीं हैं? नहीं, संविदा का भी कोई मानक निर्धारित नहीं है, वो कंपनी को संविदा भी नहीं रह गई। अच्छा, संविदा कहाँ पे है? हाँ, संविदा का भी कोई मानक स्टैंडर्ड नहीं है। नहीं, संविदा का मतलब है कंपनी 40,000 वेतन दिखा रही है, 20,000 दे रही है, उसका कोई मानक नहीं है कि हम सब रखेंगे तब आपको निकाल देंगे। सर, आपका शुभ नाम? सचिन कुमार तिवारी। देखिए, ये लोग भी, जो लोग कास्ट बेस पर बात करते हैं तो ये समझ लें कि ये तो फॉरवर्ड क्लास के युवा ही है ना, लेकिन सच ये है कि जो रोज़गार होता है वो जातियों में नहीं बटा होता, वो सबकी आवश्यकता है। जो रोटी कपड़ा मकान है वो जातियों का गुलाम नहीं है, वो सबकी आवश्यकता है। ये बात सरकारों को समझ लेना चाहिए, चाहे वो नेतृत्व किसी का भी कर रहे हों, लेकिन रोटी कपड़ा मकान से समझौता नहीं हो सकता। क्यों? आपको लगता है सरकार, आपका शुभ नाम सर? पाठक जी आप। सर, आप बताएं कि सरकारों को क्या सोचना चाहिए? पहले रोटी कपड़ा मकान यानी पहले रोजगार देना चाहिए। अरे रोजगार नहीं देंगे तो फिर वोट का अधिकार भी नहीं है ना, सीधी सी बात है। कपड़ा मकान भाई तो रोजगार रहेगा तभी तो रोटी कपड़ा मकान की बात होगी। अब जब रोटी कपड़ा मकान ख़त्म हो गया कहानी, तो जो है न्याय, अब जो सस्ते न्याय की व्यवस्था की मांग करना तो बेवकूफ़ी हो गई। अरे तू तो पहले ही से मरा हुआ है, तो तुम्हें न्याय की क्यों बात कर रहा है? तुझे तो और महंगा न्याय देना है तुम्हें, ताकि तुम जल्दी से मर जाओ। तो देखिए, सरकार नौकरी वाला कोई अपना मतलब नहीं करेगा। रोटी कपड़ा मकान के विषय पर यदि रोजगार की बात आएगी तो जाति और धर्म की सीमाएं टूट जाती हैं। इसलिए हमें सभी सरकारों को इस बात पर सोचना ही होगा कि रोटी कपड़ा मकान के को चैलेंज करके किसी सरकार की सांसें जिंदा नहीं रह सकती। जय भारत, जय गीता, जय संविधान।